Hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. Today we are going to start chemical reactions and equations. First of all, I thought to go in a single go, but then I realized that it will be tough to digest, so I thought to make two parts. Half of the chapter we will finish in this video, and the next video will come, we'll finish the remaining of in that. So let's start with chemical reactions and equations. Before entering into chemical reactions and equations, we should first know that what do you understand by chemical change and physical change. है ना? केमिकल रिएक्शन जानने से पहले केमिकल चेंज क्या होता है, रिएक्शन तभी ना पढ़ेंगे, रिएक्शन क्या होता है इस बारे में भी पढ़ेंगे, विल बी रीडिंग अबाउट दैट एज वेल. लेकिन विल स्टार्ट विथ, बिकॉज इन नाइन्थ क्लास यू माइट हैव रेड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, है ना? पानी को बर्फ बना दिए और बर्फ से वापस पानी बन सकता है, तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस जो जितना रहेगा, दो सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. मतलब जो भी रिवर्स हो सकता है, जो चेंज, जैसे बर्फ पानी बन गया, पानी बर्फ वापस बन गया, तो ये वापस हो सकता है, तो ऐसे टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, राइट? केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज दो दो सब्सटेंस मिलके एक तीसरा सब्सटेंस फॉर्म करता है ना? और उसको फिजिकली वापस नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है. मतलब दो सब्सटेंस, कोई भी दो चीज मिलके तीसरा कुछ नया चीज बनाता है. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैस है, दोनों गैस मिलके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो एकदम नया चीज हो जाता है. कार्बन तो बहुत है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आता है, वो एक हेवियर गैस है, वो ऑक्सीजन से हेवियर गैस बन जाता है ना? ऑब्वियस सी बात है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसी वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करते हैं. नाउ विल बी रीडिंग अबाउट कि ठीक है, ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज इतना तो सर समझ में आ गया कि मतलब केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है, दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलके एक जो नया कुछ नया चीज बनाता है, या फिर कोई दो चीज मिलके कुछ नया चीज बना देता है. जैसे पेपर लिए, नॉर्मल सा सादा सा पेपर लिए, उसको जला दिए, तो पेपर और ये फायर, दो दो सब्सटेंस, दो चीज मिलके, फायर में ऑक्सीजन था, वो दो चीज मिलके क्या नया चीज क्या बना दिया? एशेस, कार्बन बना दिया, है ना? तो क्या हो गया? वो केमिकल चेंज हो गया, है कि नहीं? हो सकता है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू हियर, लेट्स मूव ऑन टू कि भाई ये होता क्या है केमिकल रिएक्शन, ये होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो भाई जैसे हम लोग जलाए, जैसे कि मान लो कार्बन या फिर एक नॉर्मल पेपर ले लिए, उस पेपर को जलाएं, या फिर अ, कुछ सॉलिड कार्बन है, सॉलिड कार्बन को जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. या फिर अगर कुछ भी जनरली कुछ भी अगर हम कोई केमिकल चेंज करते हैं, तो उसका भाई एक रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्ट हो रहा है. जैसे मान लो तुम्हारे बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, एक एक लंबा सा ऐसा लिटमस पेपर टाइप का होता है, स्कूल्स में देखे होगे, वैसा ही एक मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम पेपर होता है. उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बोला गया है पहले क्लीन करने के लिए, फर्स्ट विल क्लीन इट आउट. क्लीन करने के बाद क्या करना है? उसको जला देना है. जला के क्या दिखाना है? अगर जला देंगे तो उससे हम लोग को ना, जलाएंगे उस समय हम लोग को व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा, वो व्हाइट कलर का एकदम चमकता हुआ डैजलिंग फ्लेम देगा, ठीक है? लेकिन और जो उससे जल के जो राख आएगा, वो व्हाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट देता है. वो राख नहीं बोलते उसको, एक व्हाइट कलर का चीज हम लोग को आता है. प्रिसिपिटेट क्या है वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट इट. तो सब कुछ आराम आराम से पढ़ेंगे. तो जब जलता है मैग्नीशियम, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाता है. ऑक्सीजन की वजह से ही ना भाई आग जल रहा है कि नहीं? आग क्यों लग रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की वजह से आग लग रहा है. माचिस का तीली जलाओ और जला के ऐसे मुंह में रख लो, क्या होगा? माचिस का तीली जलाओगे, जला के मुंह में रख लोगे, अंदर तीली बुझ जाएगा, लोग सोचेगा वाह वाह आग मुंह में रख ली. अबे नहीं भाई, अंदर ऑक्सीजन नहीं है. तुम सांस ले रहे हो, उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन नॉर्मली तुम मुंह बंद रखते हो तो अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इस वजह से वो बुझ जाता है. उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से वो बुझ जाता है. तो मैग्नीशियम क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? एमजीओ. एमजीओ समझ में आया?
तो ये एक तरीके का है केमिकल रिएक्शन हुआ ना। ये मैग्नीशियम एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, दोनों रिएक्ट किया, मतलब एक रिएक्शन हुआ, दोनों मिला, दोनों रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग चीज है जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिया है। ये क्या था? एक मैग्नीशियम रिबन था, है कि नहीं? मैग्नीशियम रिबन था, एक सॉलिड का पतला सा पेपर था जिसको जलाया गया। तो जलाते समय आग में ऑक्सीजन था, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। समझ में आया? इस एक्टिविटी में क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन हम लोग क्लीन इसलिए करते हैं ना कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में भी है। आग में है तो एटमॉस्फेयर में भी है, तो एटमॉस्फेयर में भी है, तो इस रिबन के ऊपर ना एक ऑक्सीजन का लेयरिंग चढ़ जाता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर हमको उसको जलाना है तो पहले उस ऑक्सीजन के लेयर को हटाना है, तब ये मैग्नीशियम रिबन वो पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आग लगाएंगे, तब जाके हमको एक व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ एक प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट कलर का पाउडर देगा, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर तुमको ये समझ में आ गया, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक मैंने एरो डाल रखा है, ये एक एरो है, इसके इधर कुछ लिखा है, इसके इधर कुछ लिखा है। लेफ्ट साइड में वो लिखा है जो चीज हो रहा है, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मिल रहा है ना। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड वाले को जनरली हम लोग, जो पहले हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में है, जो आया हम लोगों को, इन दोनों में ये दोनों मिलने की वजह से जो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन होने की वजह से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला, तो इसको नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, यह प्रोडक्ट हो गया आपका, है कि नहीं? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है कि इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना? तो ये जब रिएक्शन होगा तो बहुत बहुत चीज होता है, मतलब रिएक्शन का में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि इसका कुछ और कलर होगा, इसका कुछ और कलर होगा, मैग्नीशियम रिबन का कलर कुछ और होगा, ये कलर चेंज कर देता है केमिकल रिएक्शन में, कलर चेंज कर देता है। ये जो हम लोग लिखे हैं ये केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, है ना? जो रिएक्शन हुआ है उसका एक इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, है कि नहीं? जैसे फिजिक्स में भी तो हम लोग करते थे ना, तो एक इक्वेशन बन सकता है ना। मैथ्स में भी तुम लोग इक्वेशन बनाते हो, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, व्हेन मैग्नीशियम reacts with oxygen, magnesium reacts with oxygen, it gives magnesium oxide। ठीक है, तो कभी इसको Mg+O2 gives raised to MgO नहीं पढ़ना है, देखना है MgO है, पढ़ना है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, उससे तुमको दिमाग में ये रहेगा, क्योंकि जनरली तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस में तुमको इसका फॉर्मूला बहुत रेयरली लिख के देता है, तुमको MgO लिख के नहीं देगा, वो तुमको खुद से करना होगा, या फिर तुमको मान लो अच्छा ठीक है, आगे धीरे धीरे और भी बताते जाएंगे। तो इधर ये क्या कर सकता है, कलर में चेंज ला सकता है। मतलब अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, क्या क्या चेंज ला सकता है। पहला तो कलर चेंज कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, फिर टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है ना। टेम्परेचर चेंज करेगा मतलब या तो हीट प्रोड्यूस करेगा या तो हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब या तो गर्म कर देगा या तो ठंडा कर देगा, है ना। तो हीट अगर प्रोड्यूस कर दिया, हीट अगर रिलीज कर दिया, या हीट अगर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ना टेम्परेचर में दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ये दो तरीके का रिएक्शन होता है, यहीं पे पढ़ा देते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हैं ना, रिलीज, एक्सेल, एक्सोथर्मिक, वैसे याद रख सकते हो। एक्सेल मतलब रिलीज करना, मतलब हीट को रिलीज कर रहा है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जा रहा है। रिलीज हो जा रहा है मतलब मान लो एक बीकर में हम दो एलिमेंट मिलाए और दोनों एलिमेंट मिलके क्या किया, हीट को रिलीज किया, मतलब बीकर गर्म हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा? जैसे कि मान लो जनरली हम लोग मीथेन ले लिए,
मीथेन क्या होता है? CH4। CH4 मीथेन ले लिए। मीथेन को जब अगर हम जलाएंगे, व्हेन वी बर्न मीथेन, मतलब मीथेन मतलब एक तरीके का नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस की जगह पे हम मीथेन ले लिए। तो अगर एक एग्जांपल हो ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। मतलब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न किए तो प्रोडक्ट क्या दिया? CH4 प्लस O2 gives कार्बन, मतलब मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये हीट जो रिलीज हुआ ना, मतलब अगर मीथेन को एक हम कंटेनर में डाल के अगर बर्न किए हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर रिलीज करेगा और साथ में हीट भी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो बीकर नीचे से गर्म हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानेंगे? अगर हाथ में तुमको ये एक प्रोडक्ट, बीकर में एक प्रोडक्ट बनाकर, मतलब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराकर एक प्रोडक्ट बनाकर बीकर में तुमको हाथ में पकड़ा दिया, बोल दिया कि बताओ, आंख बंद करके बताओ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ना? बीकर नीचे से ना गर्म हो जाता है, तो नीचे से जब बीकर को छुओगे अगर वो गर्म हो गया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सेल, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है ना? उसे याद रख सकते हो तुम, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि एक फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस क्या है ना? प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, है ना, मेक्स देयर ओन फूड, है ना? क्या क्या फूड बनाता है वो अपना? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन O2, ठीक है? और वो ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है, लेकिन हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो एंडोथर्मिक का रिएक्शन है। उसमें तुमको पेड़ के पास तुमको हीट, गर्मी नहीं लगेगा, वो पेड़ तुमको हीट रिलीज नहीं करता, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पेड़ के पास पास में ना तुमको जनरली अगर ज्यादा पेड़ है तो वहां पर तुमको ठंडा ठंडा ही महसूस होगा। मतलब एटमोसफेयर में अगर बहुत गर्मी है तो बाहर, और तो वो तो सर छांव से भी होता है, लेकिन अगर छांव जो पेड़ बाई चांस नहीं दे रहा है, छोड़ो ये डिबेट ही नहीं करना है, ये फालतू का बात है। जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक ऑब्जर्व कर लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो ये कुछ मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये कुछ ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। हीट रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब कर रहा है एंडोथर्मिक, ठीक है? आगे और पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे इसको भी रिवाइज करते रहेंगे और समझ में आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, मतलब ये रिएक्टेंट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट हो गया, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट हो गया, है ना? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है, तो ये कलर चेंज कर दिया, टेम्परेचर में चेंज कर दिया, और क्या कर सकता है? स्टेट में भी चेंज कर सकता है ना, है ना? स्टेट में भी तो चेंज ला सकता है, रिएक्टेंट के स्टेट में चेंज आ सकता है नहीं? अगर सॉलिड कार्बन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। सॉलिड कार्बन मतलब क्या है? सॉलिड कार्बन, अरे लकड़ी ले लो, क्या है? इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, है ना? एशेस क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब स्टेट में भी चेंज आ सकता है ना, स्टेट में चेंज आ सकता है, नया गैस इवॉल्व हो सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में हुआ, O2 रिलीज हो गया, नया गैस भी इवॉल्व कर सकता है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको, और एक और चीज, प्रिसिपिटेट भी फॉर्म कर सकता है। प्रिसिपिटेट क्या है? जब रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब नीचे कुछ बैठ जाता है, मतलब जब, जैसे कि मान लो तुम तुम एक गिलास पानी ले लिए, उस पानी में तुम चीनी मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, मिला रहे हो, मिला रहे हो, मिला रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा ना जब वो चीनी मिलना बंद हो जाएगा और नीचे बैठने लगेगा। नहीं, चीनी डालते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब नीचे बैठने लगेगा और वो उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन में। तो वो जब नीचे बैठ जाता है ना वो चीज, तो वो प्रिसिपिटेट कहलाता है।
तो मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हुआ तो प्रोडक्ट में अगर कुछ नीचे बैठा हुआ चीज मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम वेरी बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको इतना समझ में आ गया है तो हम एक और चीज देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। उस समय पढ़े होगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उस समय क्या एक स्टेटमेंट आया था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन उसमें एक और पॉइंट था कि मतलब जब चेंज होने से पहले पहले मतलब प्रीवियस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जितना उसका मास रहेगा, जितना उतना ही मास उसका चेंज होने के बाद भी होना चाहिए। तभी ना मतलब हुआ कि क्रिएट भी नहीं हुआ एनर्जी, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का अच्छा हाँ, एलिमेंट्स में ना एक मॉलिक्यूल्स लिखा होता है, जैसे कि यहाँ Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, O1 है, यहाँ O2 है। 1 अगर नहीं लिखा हुआ है मतलब समझो कि ये 1 ही है। जैसे कि मैथ्स में करते हो ना, x + 2x 3x, मतलब x मतलब वो 1x था, है ना। सेम मैनर, इन द सेम मैनर इट हैपेंस हियर एज वेल। तो मैग्नीशियम एंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स MgO। ये इक्वेशन तेरे को लग रहा है क्या कि मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है भाई। ऑक्सीजन, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल बच रहा है। नहीं, एक ही मॉलिक्यूल बच रहा है ना। तो क्या किया जाए सर, हम लोग ना बैलेंस करते हैं इसको। कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग मतलब कि जितना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में रहेगा उतना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए उस एलिमेंट का। मतलब हर एलिमेंट का एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब मॉलिक्यूल्स सेम होना चाहिए, है कि नहीं। इधर मैग्नीशियम का एक है, इधर भी मैग्नीशियम का एक है, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन का 2 है। ऑक्सीजन का तो 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो पहला रूल इसका क्या नहीं करना है, हमको बैलेंसिंग करते समय इधर 2 है तो यहाँ पे भी ऐसे 2 नहीं लगा देना है। वहां पे ऐसे 2 लगा दोगे तो 9th क्लास में पढ़े थे, वो क्रॉस वाला पढ़े थे ना, आयोन्स के बारे में पढ़े थे, याद है। Mg पे +2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। याद है कि भूल गए सारा? वो पूरा मेरे को फिर पूरा समझाना होगा कैसे होता है। अगर तुम चाह रहे हो कि मैं समझा दूं कैसे होता है, तो अभी 1 मिनट में समझा देता हूं। मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का 12 होता है। 12 मतलब ऑक्टेट रूल क्या होगा, 2,8,2, है ना। 2,8,2 मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इजी है ना भाई, एनर्जी कम लगेगा, डोनेट कर देगा। ये इजी है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। अगर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, अगर ये डोनर है, डोनेट कर रहा है, तो भाई जब डोनेट करते रहते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या आता है, पॉजिटिविटी आता है ना। जब कोई भी चीज किसी को तुम दोगे तो उससे तुमको पॉजिटिविटी आएगा। तो इसका +2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम डोनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का 8 होता है, मतलब 2,6। तो इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट रूल 8 पूरा होना चाहिए, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 2 और चाहिए। जो लाना, 2 लाना बोलता नहीं है, चुप चुप के में नहीं देखो। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ले रहा है, मतलब इसका निगेटिविटी है। जो दे रहा है वो उसको पॉजिटिविटी फील होता है, इसका निगेटिविटी ये ले लेगा, मतलब -2। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
-2 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, पेट भर जाएगा, है कि नहीं। मतलब +2 -2। अब इन दोनों को अगर एक साथ आना है तो +2 -2 दोनों मिल गया, कैंसल आउट हो गया, है ना, कैंसल आउट हो गया, तो MgO लिखा गया, है ना, MgO लिखा गया। तो यहां जो O2 है, ये O2 तुम यहां लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका Mg का आयन +4 हो जाएगा ना, याद है कि नहीं। यही +2 जो और -2 जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये -2 Mg के पास आ जाता है, ये +2 ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो दोनों का 2 2 रहेगा तो इक्वल हो गया, मतलब नहीं लिखते हैं हम लोग, समझा। तो अगर ऑक्सीजन का सिर्फ +2 लिखेंगे, अगर सिर्फ ऑक्सीजन का +2 लिखेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि मतलब मैग्नीशियम का पहले से +2 है, ऑक्सीजन का और प्लस ऑक्सीजन पे भी एक 2 लिख दिए, मतलब मैग्नीशियम का +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये कंपाउंड ही खराब हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, साइड में मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, मतलब वो उतना मॉलिक्यूल्स हम लोग ऐड करते हैं, पूरे कंपाउंड में ऐड करते हैं, अलग से एलिमेंट में ऐड नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहां हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पूरे कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड को डबल कर देंगे तो ऑक्सीजन भी डबल हो ही जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो बोलोगे सर अब तो मैग्नीशियम भी डबल हो गया, पूरा कंपाउंड डबल हुआ है, तो पूरा कंपाउंड अगर डबल हो गया तो मैग्नीशियम भी डबल हो गया, तो अगर मैग्नीशियम डबल हो गया तो हम यहां पे भी मैग्नीशियम डबल कर देंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम का मिला देंगे। तो अगर 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम का मिला दिए, ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे पूरा कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल हो गया, स्टेबल हो गया ना, मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन का 2, समझ में आया। स्टार्टिंग में तुम लोगों को क्या करना है कि एक बीच में लाइन खींच देना, अब तुमको लिख लेना है मैग्नीशियम, यहां लिख लेना है ऑक्सीजन, इधर भी तुमको लिख लेना है मैग्नीशियम, इधर भी लिख लेना है ऑक्सीजन। अब तुमको लिख लेना है कि मॉलिक्यूल्स कितना कितना है, मैग्नीशियम का पहले कितना था, पहले कितना था, पहले 1 था, पहले 1 ही था ना, 1 हो गया। ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का 2 था, है ना। इधर भी लिख लो, इधर मैग्नीशियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेल नहीं खा रहा है। कब मेल खाएगा, जब यहां हम *2 कर देंगे तब मेल खाएगा, *2 करेंगे मतलब मैग्नीशियम में भी *2 होगा, क्योंकि पूरा एक ही कंपाउंड है ना। तो यहाँ 2 Mg हो गया और ये 2O हो गया, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 2 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 लिख दो, हो गया ना। अब दोनों का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है। इधर देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर मैग्नीशियम 1 ही है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ तो अलग अलग एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है ना, तो पूरा कंपाउंड में तो मल्टीप्लाई करने का जरूरी नहीं है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। अब तो बैलेंस हो गया, हम लोग को बैलेंस करना है, कुछ ट्रायल एंड एरर करते रहना है, ठीक है ना। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ये ट्रायल एंड एरर चलेगा। और कुछ बहुत ज्यादा टफ रिएक्शंस आएगा, वहां थोड़ा बहुत एलसीएम टाइप का भी करना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ 6 मॉलिक्यूल है, इधर 7 मॉलिक्यूल है, तो इक्वल कब होगा, 42 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए दोनों तरफ, एलसीएम लेके 6 और 7 का 42 मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ होगा, तभी जाके इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। बैलेंसिंग यही है, बहुत टफ जाएगा तो उतना ही जाएगा, हालांकि उतना टफ आता नहीं है। जैसे कि तुम्हारा ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, हाँ, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है, ये इजी वाला था, एक और इजी वाला देख लेते हैं, और उसके बाद एक दो और इजी वाला देख लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा टफ वाला देखेंगे, तो तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुमको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या किसी से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा लॉजिक यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करते रहना, ये नहीं कि दोबारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे कैसे करना है। तो मान लो C+O2 है, क्या हुआ C+O2, CO2, ये बैलेंस्ड है कि नहीं, पहले ये बताओ, बैलेंस है कि नहीं। कार्बन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, सर ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस्ड है मतलब कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जो बैलेंस नहीं होगा, दोनों साइड का मॉलिक्यूल्स देख लेना है, कार्बन
का कितना है, इधर कार्बन का कितना है, इधर कार्बन का कितना है, दोनों तरफ देख लोगे ना, तो तुमको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, आराम से तुम इसको चिल आउट होके लीव कर सकते हो। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तब तुमको बैलेंस करना होगा, है ना। जैसे क्या लिया जाए, कोई कोई एक रिएक्शन लिया जाए, क्या लिया जाए, मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये H2O बनाया। अब बताओ, अब बताओ ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो चलो जैसे बताया वैसे करना है। यहाँ पे बीच में लाइन खींच देंगे, यहाँ H2, यहाँ O2, यहाँ H2, यहाँ O, मतलब मत लिखो, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तुमको पता चलना चाहिए कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, रफ है ये, ट्रायल एंड एरर के लिए। हाइड्रोजन का ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, मतलब इस पूरे में हमको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 करना है तो पूरे में इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पूरे कंपाउंड में ऐड कर देंगे, पूरे कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड किए क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है भाई, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ तो सिंगल एलिमेंट है ना, फिर से इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2, समझ में आया। 2H2 प्लस O2, 2H2O, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब तुम बोलोगे कि सर इसके जगह पे हम ये यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी बैलेंस्ड है। अरे मॉलिक्यूल्स तुम कितना भी डालो, इधर अगर 10 किलो चीनी है तो इधर भी 10 किलो होना चाहिए, इधर 15 किलो है तो इधर भी 15 किलो होना चाहिए, तभी ना बराबर होगा तराजू। वही बराबर करना है तुमको, तुमको देखना है कि बराबर कैसे हो रहा है। मान लो यहाँ हम 6 कर दिए, और यहाँ हम ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसे ऐसे छोड़ना तो सही नहीं है। मान लो ये बैलेंस है क्या, ये 12 है, ये 12 है, ये 6 है, तो ये इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बैलेंस होगा, 6, 3 to the 6, 6। ये मेरा मुंह पे बन जा रहा है क्योंकि मेरे को आदत है इसका, तो आई एम हैबिचुएटेड, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। तुम लोग भी रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे रिएक्शंस लेते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ये तुम्हारा आसानी से हो जाएगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। एक एक रिएक्शन मैंने बोला था, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है, C6H12। रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले पहले फर्स्ट थिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम जो खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन याद कैसे रखना है। हम जब खाना खाते हैं, हमारा खाना बॉडी में जाता है, मतलब वो स्टार्च या ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया, खाना खाए, वही ग्लूकोज से ना हमारा पूरा बॉडी एनर्जी बनाता है। कैसे बनाता है, वही रेस्पिरेशन। कैसे, हम खाना खाएं, ये ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये जो खाना खाए हम लोग, ये हमारे पेट में गया, साथ में हम लोग सांस भी ले ही रहे ना, सांस तो ले रहे, मतलब ऑक्सीजन भी गया अंदर, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एनर्जी बनाता है ना। अब इसको तुम बैलेंस करके दिखा दो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तुमसे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बैलेंस हो जाना चाहिए, आसानी से बैलेंस हो जाना चाहिए। क्या करोगे, पहले इसमें क्या करोगे, कार्बन लिखोगे, कार्बन लिखोगे, फिर हाइड्रोजन लिखोगे, फिर ऑक्सीजन लिखोगे। कितना, ये पूरा देखना, पूरा रिएक्टेंट साइड में कितना कार्बन है टोटल, कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 12 है, यहाँ सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन कितना, 6 + 2 8 ऑक्सीजन है ना, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है। फिर हाइड्रोजन कितना है,
2 हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 3 ऑक्सीजन। अब तुमको 3 और 8 को इक्वेट करना है, क्योंकि बाकी सब तो हो जाएगा। कार्बन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो कार्बन को 6 करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन 6 हो जाएगा, कार्बन 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन को कैसे इक्वेट करोगे, है ना, अभी बताए थे। तो ये तुम बना के आओ। ये हम इजीली इसलिए बताएं, जानबूझ के बताएं कि अगर तुम ऐसा ऐसा एक बैलेंसिंग अगर तुम बना लिए, ये बना लेना, फोटोसिंथेसिस वाला बना लेना, ये सब अगर बना लिए तो इजीली तुम कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तुम ये प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। डू नॉट थिंक दैट ये आ गया है तो प्रैक्टिस करने से तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारे बुक में जितना भी रिएक्शंस है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, चारों चैप्टर में जितना भी रिएक्शंस है, जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहा है तुमको, चेक करो बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो करो बराबर बैठ के। अगर बराबर, जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी में टोटल बराबर ही करके दिया हुआ है, मिटा दो, नंबरिंग हटा दो उसमें से, और खुद से इस प्रोसेस से बैठ के बराबर करके देखो। ये तुम्हारा होमवर्क है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि ये नंबर रट लिए फिर एग्जाम में गए और भूल गए। अगर ये बनाने आ गया तब रट लो। ये तुमको मुश्किल से 20 सेकंड नहीं लगना चाहिए। मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ इक्वेशन है तो उसमें तुमको हालांकि 1-1.5 मिनट लग जाएगा, तो इट्स प्रीटी फाइन। लेकिन अगर तुम C प्लस मान लो ये तुम वाटर का H2 प्लस O2 को तुम अगर 5 मिनट लगा रहे हो बनाने में, इसको बैलेंस करने में अगर तुमको 5 मिनट लग रहा है, देन मतलब कोई फायदा नहीं हुआ मेरे पढ़ाने का तुमको, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ हरकत नहीं देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको बैलेंसिंग समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करें, क्या किया जाए बैलेंसिंग के बाद। बैलेंसिंग के बाद एक और चीज बताना चाह रहे हैं। जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं कि उसका स्टेट क्या है, मतलब उस एलिमेंट का या पर्टिकुलर एलिमेंट का या कंपाउंड का स्टेट क्या है। जैसे कि कार्बन सॉलिड स्टेट हुआ, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट है, सॉरी गैस स्टेट है, फॉर्म्स CO2 गैस स्टेट है ना। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, सॉलिड, गैस, यहाँ तो गैस ही। तो क्या क्या लिखते हैं, ऐसे करके सॉलिड लिखते हैं, फिर लिक्विड लिखते हैं, फिर गैस लिखते हैं, और एक और लिखते हैं एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है कोई भी चीज जो पानी में मिल गया, ठीक है, कोई भी चीज जो पानी में मिला दिया गया है तो लिक्विड नहीं है, वो एक्वस है। कोई भी चीज जो पानी में मिला दिया गया हुआ है तो लिक्विड नहीं, वो एक्वस है। अगर मतलब वो चीज, वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज को पानी में अगर मिला दिया गया हुआ है तो एक्वस सॉल्यूशन है। तुम पूछोगे अब कि सर एक्वस और डाइल्यूट में क्या अंतर है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि उस चीज में पानी अगर मिलाया हुआ है तो डाइल्यूट है, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब रॉ, कुछ पानी वानी नहीं मिलाया हुआ, एकदम रॉ है। लेकिन डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया गया हो, जैसे कि डाइल्यूटेड एसिड्स हमारे लेबोरेटरीज में यूज होता है। फिजिशियंस या ये केमिस्ट लोग उसको मतलब रिसर्च पर्पस के लिए भी जो यूज करते हैं वो डाइल्यूटेड एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। जनरली कॉन्सेंट्रेट एसिड का इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इतना खतरनाक एसिड होता है कि बहुत सारा एसिड तो तुम यहां से डालोगे, छेद करके नीचे से निकल जाएगा, है ना। तो मतलब सर हमारे पेट में जो गैस प्रोड्यूस होता है, मतलब पेट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे डाइजेस्ट करने के लिए, वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट को गला क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पेट के ऊपर ना एक लेयर होता है, उस लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो जूनियर क्लासेस के लिए है और वो भी बायोलॉजी में है, तो तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ये जो म्यूकोसा होता है वो एक पेट के अंदर एक लेयर होता है जो कि हमारा ये पेट को हमारे एसिड से बचाता है।
और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, वो गैस के फॉर्म में तुम्हारा बाहर ढकार निकलता है। अब तुम पूछोगे कि सर ढकार क्यों आता है, मतलब गैस एसिडिटी हो क्यों जाता है? अबे भाई एसिडिटी इस वजह से हो जाता है कि मान लो तुम्हारे बहुत तुमको खाने का आदत है, तुमको कि मैं 2 रोटी ही खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म बन चुका है कि इस टाइम पे इतना एसिड रिलीज करेंगे ये इतने खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे तुम अगर उतना खाना नहीं खा रहे हो, इसका मतलब है कि वो बॉडी तो अपना ये गैस रिलीज करेगा ही, वो एसिड रिलीज करेगा डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन तुम खाना ही नहीं डालोगे, क्या होगा? वही गैस खाना ढूंढते 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 वही एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मतलब एग्जैक्टली बायोलॉजिकली हम तुमको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ होता ही है, मेन रीजन यही है। अगर तुम ज्यादा खा लिया मतलब ये क्या होता है, हमारा बॉडी को तो आदत है कि मतलब उतना ही अमाउंट रिलीज करने के लिए, लेकिन ज्यादा खाना चला गया तो ज्यादा खाना को डाइजेस्ट करने के लिए और ज्यादा HCl रिलीज करता है और ज्यादा एसिड सब रिलीज करता है। तो जब ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो वो ज्यादा एसिड फिर खाना को पचा लेता है, बचा कुछ एसिड क्या करेगा, तो वो फिर से गैस बन के गैस के फॉर्म में बाहर आता है बॉडी से। समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो अच्छा। हाँ, तो सिंबल्स कंपाउंड का सिंबल्स के बारे में बता दी, कंपाउंड का सिंबल्स वगैरह कैसे लगाते हैं, सॉरी ये पूरा रिएक्शन इक्वेशन बता दिए। लेकिन हाँ तुमको ये मालूम है कि नहीं, 9th क्लास में पढ़ाई हुआ था एक और चीज, बहुत बहुत बेसिक सा चीज है, जैसे कि मान लो H2SO4, ये 2 कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया, वो भी बताए हम आयोन्स को लेके +2 -2 करके अभी बताया ना। मान लो सोडियम क्लोराइड है, Na+ Cl- है ना, तो कौन डिसाइड किया कि यहाँ +1 होगा या -1 होगा? सेम सेम चीज करना, याद कर लेना। सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर है? 20 30 तक तो जनरली 10th क्लास वालों को याद होना चाहिए, 30 तक जनरली याद होना चाहिए। 20 तक पूछता है लेकिन कभी कभार 30 तक भी पूछ लेता है, तो 30 तक जनरली याद होना चाहिए। सोडियम का क्या 11 है, क्लोरीन का क्या 17 है, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं मालूम है तो 9th क्लास का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें 9th कुछ दिनों में बना देंगे। 9th क्लास का एक चैप्टर में तुमको दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद वाला जो चैप्टर है, जो जिसमें ये सारे चीज के बारे में पढ़ाएंगे। उस चैप्टर में ये चीज अच्छे से बता सकते हैं। 11 है मतलब इसका ऑक्टेट रूल होगा 2,8,1, इसका ऑक्टेट रूल होगा 2,8,7, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज करना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है। लूज करना चाह रहा है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, डोनेट करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक्सेप्टर है। तो इसका ये ले लेगा तो यहाँ पे 8 ऑक्टेट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये एक दिया, ये एक लिया, यही हुआ ना, ये एक दे दिया इसको, तो एक दिया मतलब +1 दिया, पॉजिटिविटी आया, ये एक लिया मतलब नेगेटिविटी आया -1। तो अगर तुमको ये यहाँ से ऐसी ये चीज याद रह सकता है तो तुमको कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब तुमको यहाँ से तुमको देखना पड़ेगा। अगर तुम इतना हो गया हो, बैलेंसिंग हो गया है। एक चीज होता है प्रिसिपिटेट, बता दिए क्या होता है, कैटलिस्ट एक चीज होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद हमारे क्लास में हमारा एक स्टूडेंट था, उन दोनों का झगड़ा चल रहा था, तो हम पूछे क्यों झगड़ा चल रहा है भाई, तो पता चल रहा है, बहुत भयानक कहानी पता चला कि मतलब मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम भी हम कैटलिस्ट रखे हुए हैं, कृष्णा नाम है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है चलेगा। कृष्णा ना जैद और यश का झगड़ा करवा दिया। मतलब जैद लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का है, यश भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का है, दोनों बहुत अच्छा दोस्त है। कृष्णा थोड़ा सा दुबला पतला सा है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। मतलब आई डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी ऑफ यू, तुम लोगों को मालूम है हम सबके साथ एक जैसे हैं, लेकिन कहानी ये इस वजह से बता रहे हैं कि मतलब लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो कृष्णा क्या किया कि जैद फॉर एग्जाम्पल, जैद और यश दोनों लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का है, कृष्णा एक
मतलब नाम मैंने चेंज करके बोला है। तो कृष्णा एक डिसेंट सा लड़का है। अब कृष्णा चाहता है कि इन दोनों का झगड़ा हो और देखे मजा आए। तो कृष्णा गया जैद के पास और जैद को जाकर बोला कि भाई यश तेरे बारे में उल्टा सीधा ऐसे ऐसे बोल रहा था कि तू ये है वो है पूरा। जैद गुस्सा हो गया कि यश मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल सकता है। फिर जैद कृष्णा यश के पास गया, बोला कि जैद तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। अब इन दोनों जैद और यश दोनों आमने सामने हो गए और दोनों का झगड़ा। और कृष्णा भाई साहब साइड में बैठ के देख रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हुआ उस बीच में। वो भाई साहब साइड में बैठ के देख रहे हैं। मतलब कैटलिस्ट क्या हुआ? कृष्णा हुआ। कैटलिस्ट जनरली क्या करता है कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इनटू इट। मतलब कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस के वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन तेज होने लगता है। लेकिन वो खुद कैटलिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, साइड में बैठ के झगड़ा देखता है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जनरली प्रेजेंट रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारा कैटलिस्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सा कैटलिस्ट है, क्या क्या है, नहीं है। तो तुमको केमिकल रिएक्शन बहुत तरीके का होता है, बहुत नहीं मतलब तीन चार तरीके का जनरली तुम लोगों को पढ़ना है। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है तुमको डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? अंग्रेजी शब्द है कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग। कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन होके तीसरा एलिमेंट फॉर्म कर ले रहा है, एक नया एलिमेंट फॉर्म कर ले रहा है, नया कंपाउंड बना ले रहा है। या कोई भी दो कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट में कोई भी दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है और एक तीसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना। दो चीज मिलके कोई तीसरा चीज बना ले रहा है, मतलब यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका 4-5 तुमको एग्जांपल है, तुम अपने एनसीईआरटी में उसको चेक करो, नहीं तो और डिटेल में ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले मतलब कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। 2 पार्ट में खत्म करना है ऐसा सोचे हैं, तो एक ही में सब कुछ खत्म कर दे वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको पहले जल्दी जल्दी इस दोनों के बारे में बता देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग अच्छे से रिएक्शंस वगैरह देखेंगे और डिटेल में बात करेंगे, क्या सही रहेगा? तो बस देख लो क्या है कॉम्बिनेशन। मतलब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलके एक तीसरा कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल। बोलो सर ब्रेक डाउन, ब्रेकअप सुने थे, ब्रेक डाउन क्या होता है? अरे वही टूटना, दिल टूटना। मान लो तुम्हारा कोई काट के चली गई थी, क्या ब्रेकअप हो गया? सर दिल टूट गया। अबे दिल टूट गया, वो डिकम्पोजिशन थोड़ी हो गया। हाँ भाई वही एक 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 जो जुड़ा हुआ तुम्हारा प्रॉपर दिल था वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, वही है डिकम्पोजिशन। कैसे? मान लो तुम चिकन मटन खाए, हम तो नहीं खाते हैं खैर, आई एम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। और मतलब बिफोर आई यूज टू ईट, लेकिन अभी 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आई एम वेजिटेरियन नाउ। जिंदगी भर रहूंगा ये बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी अभी मेरा मेंटल पीस मेरे को मिलता है। आई फील वेरी हैप्पी व्हाइल बीइंग अ वेजिटेरियन। क्या फालतू चलेगा। मान लो तुम लोग चिकन मटन वगैरह खाए, वो चिकन मटन तुम क्या किया कि खा लिया, हड्डी वड्डी फेंक दी। मतलब यार हजारों लाखों साल से लोग चिकन मटन खा रहा है, तो हड्डी सब गया कहां? दुनिया में तो हर जगह हड्डी ही दिखना चाहिए यार। जितना भी जानवर मर रहा है, इंसान मर रहा है, तुम कचड़ा फेंक रहे हो, कहां गया सब? गया कहां? वो सब भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन सब चीजों का हुआ होगा। वो अर्थ में मिल जाता है, वो अर्थ वॉर्म्स होता है जो क्या करता है कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। वो कुछ बैक्टीरियाज होता है, कुछ तुमको ये जमीन में कुछ कीड़ा उड़ा होता है, वो क्या करता है कि फूड को ब्रेक डाउन करता है, सिंपलर पीसेस में ब्रेक डाउन करता है कि उसको सॉइल एब्जॉर्ब कर ले और उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल मतलब लेके थोड़ा सा एनरिच हो जाए, ठीक है। डिकम्पोजिशन का यही मतलब है ब्रेक डाउन। मतलब एक तुमको प्रॉपर कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे कि मान लो लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट पीबी है ना भाई, पीएन क्यों लिख रहा है? लेड नाइट्रेट, यहाँ होल्ड ट्वाइस क्यों लगा है? अब वो तुम 9th क्लास वाला वीडियो आएगा तब बताऊंगा। लेड का क्या है, नाइट्रेट का क्या है।
वो तुम निकालो, अभी अभी समझाए, ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि हाँ +2 क्यों लगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आसपास वाले 9th क्लास वाले बच्चों को बोलो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक 9th क्लास का वीडियो इसके बाद हम अपलोड कर देंगे जिसमें ये टोटल चीज समझाया हुआ रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये लेड नाइट रेट, अगर इसको हम लोग जनरली हीट कर दिए, अगर लेड नाइट रेट को हीट कर दिए तो क्या होगा? पहला बार डिकम्पोजिशन ना 3 तरीके का होता है, जो जनरली मतलब आई डू नॉट प्रीफर टू टीच इट, क्योंकि वो वर्ड से कोई फायदा नहीं। एक हीटिंग मेथड को बोलते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, थर्मोलाइटिक थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बस खत्म। समझ में आया? तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट किए तो क्या क्या बनाता है ये? लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो जनरली लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, ये कलर में भी चेंज लाएगा, ठीक है? लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, सॉरी में कुछ कीड़ा वीड़ा आ गया और फट रहा है तो शायद उसका भी चमड़ा वमड़ा आ गया होगा। तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन क्या आएगा? PbNO3 क्या क्या आएगा? PbO प्लस NO2 प्लस NO3, यही आएगा ना? यही आना चाहिए, यही आएगा ना जी, यही आना चाहिए ना? तो मतलब अच्छा, आगे क्लास में इसको देख लेंगे। लेड नाइट्रेट क्या कर रहा है, एक सिंपल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है मल्टीपल कंपाउंड्स में, है ना? यही हो रहा है। CaCO3 क्या होता है? CaCO3 CaO प्लस CO2 बन जाता है, ये है ना? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी बस हम लोग एग्जांपल्स, मतलब नहीं ज्यादा एग्जांपल्स अभी नहीं देख रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद दिस वंस अगेन और टोटल प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तुमको बस फैमिलियर करने के लिए कि ऐसा सारा रिएक्शंस होता है और याद रहे, इस वजह से इसको 2 बार पढ़ा रहे हैं। दो रिएक्शन हो गया। तीसरा है डबल, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मान लो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड घूमने निकले हैं, या फिर छोड़ो तुम नहीं, मान लो एक लड़का और एक लड़की घूम रहे हैं और दोनों कपल हैं। अगर दोनों लड़का लड़की घूम रहा है, कपल है, और तुम एकदम स्मार्ट से, हैंडसम से, डैशिंग से एकदम निकले घूमने के लिए, और वो लड़की को तुम थोड़ा सा ऐसे देख दिए, थोड़ा सा लाइन दे दिए, इस एज में तुम लोग का, तो अगर लड़की तुमको पसंद नहीं आ रही है इस उम्र में, तो डॉक्टर से दिखाओ भाई। मतलब होता है लोगों को लड़का भी पसंद आता है, लेकिन कोई ना कोई तो पसंद आना चाहिए। मान लो कपल है, एक लड़का है एक लड़की है, वो लड़का और लड़की, या वो लड़की, दोनों कपल है, दोनों घूम रहा है, और तुम गए उस लड़की को थोड़ा सा लाइन दे दिए। तो उस लड़की को मालूम है कि मतलब मेरा जो बॉयफ्रेंड है थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, मजा नहीं आ रहा है इसके साथ, और वो तुम्हारे साथ निकल ली। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देकर समझाते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। ये क्या फॉर्म करेगा? ये तुमको फॉर्म करेगा कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा? मतलब ये मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है? जिंक है थोड़ा स्मार्ट हैंडसम सा, तुम हाईली रिएक्टिव, स्मार्ट हैंडसम सा। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे कार्बन एंड कार्बन, मेटल एंड नॉन मेटल, तो उस समय बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, और उस समय बताएंगे। ऑलरेडी तुम लोग जानते होगे जिंक ना हाईली रिएक्टिव होता है, कॉपर से तो खास करके हाईली रिएक्टिव होता है। तो क्या करता है, कॉपर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सल्फेट के साथ घूम रहा होता है, और जिंक भाई साहब आते हैं सल्फेट को उड़ा के ले जाते हैं। तो जिंक और सल्फेट एक दूसरे के साथ कपल बन जाते हैं, और कॉपर बेचारा सिंगल रह जाता है। बोले सर ये तो कुछ रिलेटेबल सा लग गया कि कॉपर सिंगल रह जाता है, आप सही एग्जांपल दे रहे थे, कॉपर वाला। अरे नहीं भाई, थोड़ा देर के लिए तो खुश हो जाओ यार कि तुम हैंडसम हो, तुम स्मार्ट हो, तुम डैशिंग हो, तुम लाइन दे दो, तुम घूम रहे हो, तुम कपल हो, तुम घूम रहे हो, तुम सिंगल हो, तुम कॉपर हो, तुम सिंगल हो, तुम
तुम किसी और की उड़ा कर ले गए, तुम्हारी कोई उड़ा कर ले जाए, इमेजिनेशन में भी यही सोचना है क्या, रियलिटी में हो रहा है होने दो। चलो एनीवेज, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एलिमेंट नहीं होके एक कंपाउंड होता है, और दोनों कंपाउंड होता है, और दोनों अपना अपना अदला बदली कर लेता है। मतलब इसका वाला ये ले जाएगा, उसका वाला वो ले जाएगा गुस्सा में, कि तू मेरी वाली पटा लिया तो हम भी तेरी वाली पटा लेंगे, तो एक्सचेंज कर लेता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हुआ कि हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों अदला बदली कर लेते हैं। तो आगे क्लासेस में विल बी डिस्कसिंग इवन फर्दर देन दिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। माय नेम इज अंकित राज।